आप लोगों को केमिस्ट्री क्लासेस में फिर से स्वागत है। इस बार का जो टॉपिक है वो रासायनिक साम्य है और इस रासायनिक साम्य में बहुत सारे आप लोगों का टॉपिक कवर होगा। जैसे हो गया केसी, केपी, इन दोनों में संबंध, उनका यूनिट क्या है, लास्ट सातलई का नियम हो गया, और उसके साथ साथ उत्क्रमणीय अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, मंद अभिक्रिया, तीव्र अभिक्रिया, और ये सब कुछ बहुत कुछ है। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ये सभी चीज इस टॉपिक के अंदर मैं पार्ट और पार्ट करके ऐसा करके आप लोगों को बताते जाऊंगा, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। एसीएफ से इन सभी में एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, चार क्वेश्चन आना तय ही है, आएगा ही। इसमें से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं सभी टाइप्स का क्वेश्चन आप लोगों को बताऊंगा और उसको कैसे बनाना है बहुत ध्यान से देखिएगा। बहुत सरल है और बहुत सीधा है, बहुत घबराने की बात इसमें नहीं है। तो आज चलते हैं टॉपिक रासायनिक साम्य में। रासायनिक साम्य, एक्चुअल में रासायनिक साम्य को हम लोग, मैं एकदम शॉर्टकट बताऊंगा, ट्रिकी माध्यम से बताऊंगा, कॉन्सेप्चुअल भी बहुत क्लियर कर दूंगा और बहुत सरल है। तो इसलिए हम लोग थ्योरी तरफ नहीं जाते हैं, हम लोग सीधे कैसे क्वेश्चंस आते हैं कंपटीशन एग्जाम में उसमें डायरेक्ट चलते हैं। तो देखिए, एक्चुअल में जो रासायनिक साम्य को हम के से डिनोट कर लेते हैं, तो के से डिनोट करते हैं, तो उसके पहले मैं कुछ और बताना चाह रहा हूं। जैसे कोई एक अभिक्रिया है A प्लस बी, ये क्रिया करके C प्लस डी बनाते हैं, प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। अभिक्रिया क्या है, प्रोडक्ट का निर्माण करेंगे। तो कैसे, देखिए, इसको, ये हो गया रिएक्टेंट, ये हो गया प्रोडक्ट। तो इसको हम रासायनिक साम्य में किस टाइप से लिखते हैं इसको देखते हैं। ये हो गया आपका रिएक्टेंट, ये हो गया आपका प्रोडक्ट, ये। तो इसको के से डिनोट करते हैं और हमेशा हम क्या करते हैं, जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट को हम हमेशा ऊपर में रखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये सी और ये डी इस टाइप का, और ये ए और ये बी इस टाइप का इसको लिखते हैं, है कि? तो इनको मैं कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से बताऊंगा तो और अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा इसको इस टाइप पे कैसे लिखा जाता है उसको। जैसे एग्जाम्पल के लिए N2 प्लस 3H2, ये क्रिया करके क्या बनाएंगे, 2NH3, ठीक है? तो ये रिवर्सिबल है, ऐसा भी रख सकता हूं मैं, ये ऐसा ऐसा भी बना सकता है और ये इसको भी ऐसा बना सकता है, रिवर्सिबल है। ये हो गया। तो इसको हम रासायनिक साम्य की दृष्टि से किस टाइप से इसको रखते हैं, तो हमने पहले ही बता चुका था, इसको के से डिनोट करते हैं और प्रोडक्ट को, क्रियाफल जो होता है उसको हमेशा क्या करते हैं, ऊपर में रखते हैं, क्रियाफल को ऊपर में रखेंगे। इसका एक सूत्र भी यहां पर मैं छोटा सा लिख देता हूं, के इक्वल टू, यहां पर क्रियाफल लिख देता हूं बटे क्रियाकारक, मतलब प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ये। तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट को देखते हैं, तो प्रोडक्ट को ऊपर रखेंगे तो NH3, ये। लेकिन जो भी उनके यदि सामने में है, बहुत ध्यान दीजिएगा, कोई भी चीज उनके सामने में है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, उसको हमेशा उनके पावर में लगाएंगे इस टाइप के। और नीचे क्या है, क्रियाकारक। तो क्रियाकारक क्या है, रिएक्टेंट क्या है, N2 और H2। लेकिन हम बोले थे कि उनके सामने में कोई भी यदि अंक रहेगा उसको क्या हो जाएगा, उसके पावर में हो जाएगा इस टाइप का। ये 3 इस टाइप। तो बहुत सरल है। और एक आध एग्जांपल देख लेते हैं, PCl5, यदि हम इसको रिएक्शन कराते हैं तो PCl2 PCl3 प्लस Cl2 में ये टूट जाता है इस टाइप का। तो इसको कैसे हम रासायनिक साम्य के रूप में लिखेंगे, तो K इज इक्वल टू, पहले क्या करेंगे, प्रोडक्ट को लिखेंगे, तो PCl3 और Cl2, और फिर क्या करेंगे, रिएक्टेंट को नीचे लिखेंगे, ये रिएक्टेंट को, तो PCl5, ये इस टाइप का।
अब क्योंकि इसमें क्या है, एक ही मॉलिक्यूल है, एक ही मॉलिक्यूल है, मतलब इसमें एक एक लगा है, या लगाएंगे तब भी ठीक है, नहीं लगाएंगे तब भी ठीक है। तो इस टाइप का है, बहुत आसान है, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। एक एग्जांपल और बताता हूं, उसके बाद आप लोग का ये एकदम क्लियर हो जाएगा, क्लियर ये हो जाएगा। इसको एक एग्जांपल से मैं बता रहा हूं, एग्जांपल क्या है, ठीक है। एक एग्जांपल है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। कैसे देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड है, उसको हम कार्बन डाइऑक्साइड से रिक्रिया कराते हैं, तो ये देखिए क्या बनाएंगे, ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाएंगे, CaCO3। तो अब इसको हम इस रूप में लिखते हैं, तो देखिए के प्रोडक्ट क्या है, CaCO3, और रिएक्टेंट क्या है, CaO और कार्बन डाइऑक्साइड। ये इस टाइप का हम लिख दिए। लेकिन इसमें एक चीज हमको बहुत जरूरी है, वो ध्यान देना है, सिर्फ रासायनिक साम्य में उसी को इस रूप में रासायनिक साम्य के रूप में लिखेंगे जो गैस रूप में हो, गैस रूप में हो और एक्वस फॉर्म में हो, ये लिखना है, इसको बस लेना है, बाकी को छोड़ देना है। जैसे सॉलिड फॉर्म में रहे या लिक्विड फॉर्म में रहे, इसको नहीं लेना है हमको। तो हमको पता है कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, सॉलिड फॉर्म में है, इसको नहीं लेंगे। कैल्शियम ऑक्साइड भी सॉलिड फॉर्म में है, इसलिए इसको नहीं लेंगे। तो हम किसको लेंगे, तो इसका आंसर हमको क्या लेना है, 1/, ये कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमको किसको लेना, सिर्फ गैस को लेना है। तो ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान देना है, बहुत सरल है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, बिल्कुल सरल है, ये चीज बिल्कुल ध्यान रखना है, जो लास्ट में बताया हूं इसको बिल्कुल ध्यान देना है। और ये तो हो गया आपका रासायनिक साम्य। और आगे देखते हैं केपी केसी, इस पे संबंध देखेंगे और दोनों का यूनिट क्या है, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको देखेंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐसा डाल देगा कि ये पूरा आपको रिएक्शन दे देगा, इसमें रिएक्शन दे देगा और इसमें डायरेक्ट ये पूछ देगा इसमें के का मान कौन सा है, कि ये वाला रूप आपको पूरा दे देगा, ये वाला दे देगा, या ऊपर के दोनों को दे देंगे। तो हमको ध्यान रखना है, इसमें सिर्फ गैस को लेना है और एक्वस फॉर्म रहेगा तभी लेना है, बाकी सॉलिड फॉर्म यदि लिक्विड फॉर्म में हो तो उसको हमको नहीं लेना है, उसको काट देना है और इस वाले पोजीशन में इसको लिख देना है। अब आगे देखते हैं इनके संबंध कैसा है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम केपी और केसी में संबंध, केपी और केसी में संबंध, ये इसको मैं ए मान लेता हूं। आगे देखते हैं कि कैसे संबंध होता है केपी और केसी में। आप लोगों को सुनने में तो ऐसा लग रहा होगा कि अरे कैसे बता रहा क्या करके, लेकिन जब क्वेश्चन बताऊंगा और इससे आप उठा के देख लीजिएगा प्रीवियस एग्जाम का, तो उसमें से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है मैं जब इसके बारे में आपको पूरा बता लूंगा डिटेल से, तो आपको एकदम डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा ही। तो देखिए कैसे है, बहुत ध्यान से देखिएगा। इसका एक सूत्र होता है Kp = Kc RT का पावर ΔH होता है। अब ये ΔH है क्या, बात यहां पर आता है, तो ये आप सूत्र ध्यान में रखिएगा, इसी से बनाना हमको कैसा है। ΔH जो होता है एक्चुअल में ये एंथैल्पी होता है, ये एंथैल्पी होता है, ΔH जो है एंथैल्पी होता है। और एंथैल्पी एंट्रोपी क्या है मैं आप लोगों को बाद में या अगले वीडियो में आप लोगों को मैं उसको अच्छे से बताऊंगा, बस आप लोगों को ये ध्यान देना है कि एंथैल्पी है। तो हम देखते हैं यदि ΔH का मान यदि पॉजिटिव में आता है, वो कैसे आएगा हम यदि क्वेश्चन देखेंगे तो आप लोग बहुत अच्छा समझ आएगा। यदि ΔH का मान पॉजिटिव में आता है तो Kp बड़ा होता है Kc से, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, यदि ΔH का मान निगेटिव में आता है तो Kc बड़ा हो जाता है किससे, Kp से। यदि ΔH का मान यदि 0 आता है तो Kp और Kc क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। कैसे, एक एग्जांपल के माध्यम से देखिए कैसे, किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है उसको देखिए। जैसे उसी चीज का एग्जांपल लेते हैं,
N2 प्लस 3H2 तो 2NH3 ये बना लिया। तो इसमें हम देखते हैं, इसमें देखते हैं कि कैसा है। तो एक और सूत्र मैं थोड़ा छोटा सा बता देता हूं कि डेल एच का मान निकालना कैसा है। तो डेल एच बराबर होता है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ये याद रखिएगा। डेल एच का मान निकालना कैसा है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। मतलब कहने का मतलब है प्रोडक्ट में जितना मॉलिक्यूल भाग ले रहे हैं उसको रिएक्टेंट में जितना मॉलिक्यूल भाग लिए हैं उतने को प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल से क्या कर देना है, हमको माइनस कर देना है। कैसे, देखिए ध्यान रखिएगा। हम क्या किए, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में कितना मॉलिक्यूल्स है, प्रोडक्ट में 2 मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स। हम अब माइनस लगाएंगे, देखिएगा। अब रिएक्टेंट में कितना मॉलिक्यूल्स है, 3 और 1 4 मॉलिक्यूल्स है। तो 4 मॉलिक्यूल्स है तो 4 से यदि माइनस इसको करते हैं तो कितना बच जाएगा, -2 बच जाएगा। ये -2 आ गया। -2 आ गया मतलब कहने का मतलब है कि डेल एच का मान किसमें आ रहा है, माइनस में आ रहा है। डेल एच का मान इसमें आ रहा है, माइनस में आ रहा है। माइनस में आ रहा है मतलब क्या है, केसी बड़ा है केपी से। बहुत सरल है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसी, ये आपको रिएक्शन दे देगा, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन दे देगा कि ये केपी बड़ा है केसी से या केसी बड़ा केपी से, कि ये दोनों बराबर है कि दोनों फिर कोई रिएक्शन ही नहीं कर रहा है। इस टाइप की पूछते हैं तो बहुत सरल है। इनको बहुत सरल माध्यम से मैं आप लोगों को बता दिया हूं। और 1-2 एग्जांपल मैं बताऊंगा, उससे और अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो ये नोट कर लीजिएगा, आगे बताता हूं मैं। आगे देखिए, एक आध 2 एग्जांपल और देता हूं मैं। जैसे देख लीजिए, PCl5 है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। वो रिएक्शन करके PCl3 प्लस Cl2 में यदि टूट गया, देखिए तो हमने सूत्र पहले ही बता दिया है डेल एच का, कि प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट कितना है, कितने मॉलिक्यूल्स है, 1 और 2 मॉलिक्यूल्स है। नीचे का नहीं देखना है हमको। PCl3 का कितना मॉलिक्यूल्स है, 1 मॉलिक्यूल्स है। Cl2 का कितना मॉलिक्यूल्स है, 1 मॉलिक्यूल्स है। तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 माइनस प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट का कितना मॉलिक्यूल है, 1। तो 2 में यदि 1 हम यदि घटाते हैं तो कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। प्लस बटेगा, प्लस में है। प्लस में है कहने का मतलब ये क्या है, डेल एच का मान प्लस में आया है। यदि डेल एच का मान यदि प्लस में आया तो क्या है, केपी बड़ा है केसी से। मैंने पहले ही आप लोगों को लिखा दिया। तो क्या है उसमें, केपी इसमें क्या है, बड़ा है केसी से। ये इसमें टिक लगाना है, डायरेक्ट एकदम क्वेश्चन पूछता है इसे। और नेक्स्ट इसी में यदि हम इसको उल्टा कर लेते हैं, रिवर्सिबल कर लेते हैं, तो देखिए यदि PCl3 है प्लस Cl2 रिएक्शन करा के क्या बनाता है, PCl5 बनाता है। ये PCl5 बनाता है। तो इसमें देखते हैं, ये उल्टा हो गया। उल्टा हो गया कहने का मतलब कितने मॉलिक्यूल्स है PCl5 का, 1 मॉलिक्यूल्स। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से माइनस क्या करेंगे, रिएक्टेंट कितना है, 1 और 2 है। 2 माइनस करेंगे मतलब 1 से 2 माइनस करें तो -1 बच जाएगा। -1, इसमें +1 बच रहा था, इसमें -1 बच रहा था। -1 बचा मतलब डेल एच का मान किसमें आ गया, माइनस में आ गया। माइनस में आ गया मतलब क्या है, वो केसी बड़ा है केपी से। ये याद रखिएगा, बहुत सरल है, बहुत ही आसान है। एक और एग्जांपल दे देता हूं, उसको देखिए, उसको समझिएगा। बहुत सरल है, ध्यान से देखिएगा। N2 प्लस O2 ये रिएक्शन करके क्या बना लेगा आपका, 2NO। ये बना लिया। तो देखिए प्रोडक्ट कितना है, 2 मॉलिक्यूल्स। तो 2 माइनस रिएक्टेंट कितना है, वो भी 2 है। मतलब दोनों को यदि 2 से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। 0 बचेगा मतलब क्या होता है, डेल एच का मान क्या है, 0 आ गया। डेल एच का मान 0 आया मतलब क्या होता है, केपी और केसी दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो ये बहुत सरल है। उसके पहले मैंने एक और एग्जांपल दिया था, उसमें मैं समझ आप लोगों को और समझा देता हूं, और इससे फिर और एकदम आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। एक एग्जांपल मैंने दिया था, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्रिया करके अपना क्या बना लिए, कैल्शियम कार्बोनेट बना लिया। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट बना लिया। तो कैल्शियम कार्बोनेट बना लिया तो हम देखते हैं, हमने पहले ही बता दिया था
कि इसमें सिर्फ गैस को लेना है और यदि एक्वस फॉर्म में हो तब लेना है, बाकी सॉलिड में हो और यदि लिक्विड में हो उसको नहीं लेना है। मैंने पहले ही बता दिया था। तो देखिए इनका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट किसमें है, प्रोडक्ट जो है सॉलिड फॉर्म में है तो उसको नहीं लेंगे, उसको जीरो मान लेते हैं। अब इधर आइए, ये भी सॉलिड फॉर्म में है, ये बस क्या है गैसी फॉर्म में है। तो यदि सॉलिड फॉर्म में है तो ये एक और एक हो जाता, लेकिन नहीं, इसको भी नहीं लेंगे तो जीरो हो गया। तो हमारे पास कितना बचा, एक बचा, हो गया। ये हमारे पास क्या बच गया, एक बच गया। एक बच, यदि एक हमारे पास बच गया तो जीरो से -1 को घटाते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, -1 बचेगा। -1 बचेगा मतलब क्या है, डेल एच का जो मान है वो किस में आ गया, माइनस में आ गया। माइनस में आ गया मतलब केसी बड़ा है किससे, केपी से। ये तो बहुत सरल है, ये इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसी में देखिए ये केपी और केसी में संबंध में एक और इसी में से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको मैं और आप लोगों को बता देता हूं कैसे टाइप का पूछते हैं। एक और है, देखो सूत्र तो मैंने पहले ही बता दिया था, केपी इक्वल टू केसी आर टी का पावर डेल एच, ये बता दिया था। तो मैंने डेल एच का मान को क्या किया, माइनस प्लस में आएगा तो कैसे लिखना है उसको बताया था। बट यदि डेल एच का मान जीरो आ गया, एक आ गया, 2 आ गया, -1 आ गया, -2 आ गया, तो उसमें किस टाइप से बनाया जाता है तो उसको बता रहा हूं। बहुत सरल है, इसको देखिए, इसको नेक्स्ट में देखिए, मतलब इसको नेक्स्ट कर लीजिए। तो देखिए एग्जांपल मैं उस चीज का देता हूं, जैसे एग्जांपल के लिए, अच्छा इसको पहले डिस्क्राइब कर देता हूं। डिस्क्राइब कैसे करना है, यदि डेल एच का मान जीरो है तो डेल एच का मान यदि जीरो है, यहां जीरो रखूंगा तो जीरो रखूंगा तो इसका मान कैसा हो जाएगा, देखिए केपी इजिकल टू केसी। यदि जीरो रखता हूं मतलब इसका मान यदि मैं यहां जीरो रख दूंगा, जीरो रखूंगा तो सब जीरो हो जाएगा, इसे पूरा गुणा होगा ना, तो ये जीरो होगा तो केपी इजिकल टू क्या हो जाएगा, केसी हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये कहा जाता है यदि डेल एच का मान कहीं जीरो हो तो केपी का क्या होता है, कोई भी यूनिट नहीं होता, केसी और केपी में कोई यूनिट या कोई संबंध नहीं होता। ठीक है, ये है। नेक्स्ट देखिए, यदि डेल एच का मान यदि एक हो तो, डेल एच का मान यदि एक हो तो देखते हैं केपी, ये तो केसी रहेगा ही, हो गया। अब यहां एक हो मतलब कहने का मतलब है कि इसको इससे पूरा मैं गुणा कर दूंगा। यदि गुणा करूं मैं तो ये क्या हो जाएगा, R1T1, ये इस टाइप का इसका बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यदि डेल एच का मान यदि 2 है तो केपी इजिकल टू केसी R2T2, ये इस टाइप का। ये बहुत सरल है इस टाइप का क्वेश्चन। और नेक्स्ट देखते हैं, यदि डेल एच का मान यदि -1 है तो केपी इजिकल टू क्या हो जाएगा, ये केसी हो जाएगा और 1/R1 और T1 हो जाएगा, ये इस टाइप का। ओके, यदि डेल एच का मान यदि -2 है तो केपी इजिकल टू केसी 1/R2 और या T2 हो जाएगा, ये। या मैं डायरेक्ट यहां इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूं, केसी R1 माइनस T1, इस टाइप का भी लिख सकता हूं इसको मैं, हो गया। नेक्स्ट इसको भी इस टाइप का लिख सकता हूं, केसी R-2, इस टाइप का भी इनको मैं लिख सकता हूं, है ना। तो ये बहुत सरल है। अब इसमें एग्जांपल के माध्यम से मैं समझाता हूं, एक आध दो एग्जांपल दूंगा, आप लोगों को एक बार में समझ आएगा। ये आसानी है, बहुत देख लीजिएगा, कुछ नहीं, यहां से इसको गुणा करते जाना है। अब देखते जाते हैं कैसा है क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है उसको। जैसे एग्जांपल मैं दे देता हूं उस चीज का, किसका, N2 + 3H2 का, ये हो गया। तो क्या बना लिया, 2NH3, ये बना लिया। तो देखते हैं ये क्या है, 2 है, तो हम पहले ही वाला रूल लगाएंगे, 2 - 2 2 - 4, ये 3 और 1 4। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -2। मतलब कहने का मतलब ये है
के जो डेल एच का मान है क्या आ गया -2, तो -2 मतलब यहाँ पर क्या रखेंगे -2 रखेंगे, -2 रखेंगे तो इसका क्या बनेगा, तो इसका क्या बनेगा हम पहले ही बता देते केपी इक्वल टू के सी है ना, और 1/4 लगेगा R2 और T2, ये इस टाइप का इसको रख लेंगे ये। तो बहुत सरल है ये, इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है, डायरेक्ट ऐसा रिएक्शन दे देगा और ये सब एग्जाम्पल इसका क्या रहेगा इसमें इनका वस्तुनिष्ठ में रहेगा कि ये ऐसा ऐसा है। ये हो गया। एक और एग्जांपल मैं दे देता हूं, जैसे H2I2 इसका एग्जांपल दे देता हूं, ये क्या बना लेगा 2HI बना लेगा, ये 2HI बना लिया, मतलब कहने का मतलब है कि ये 2 - 2 मतलब 0 हुआ, मतलब Kp = क्या हो जाएगा Kc, बाकी तो 0 हो जाएगा। तो ये है, तो मतलब कहने का मतलब इसके ऊपर क्या करता है ये निर्भर नहीं करता है। तो ये है कुछ एग्जांपल, और कुछ एग्जांपल आप लोग स्वयं से बनाएंगे तो और बहुत आसान पड़ेगा, ये बिल्कुल आसान है। और ये क्या हो गया ए हो गया। अब बी में बताता हूं मैं कैसा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बी में। अब नेक्स्ट देखते हैं ये केपी का यूनिट, ये बी इसको मान लेता हूं मैं, केपी का यूनिट कैसा है। तो केपी का यूनिट जो होता है वो होता है एटमॉस्फेयर डेल एच, या वायुमंडल, एटमॉस्फेयर क्या है, इसको वायुमंडल भी मान सकते हैं, वायुमंडल डेल एच, ये इसका यूनिट होता है। अब देखते हैं कि इससे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, उस क्वेश्चन को कैसे डील करना है, बनाना कैसा है। बहुत सरल तरीके से देखिए, यदि डेल एच का मान यदि 0 हो तो, डेल एच का मान, इसके मान यदि 0 हो तो केपी इक्वल टू, यदि 0 हो तो पूरा 0 हो जाएगा, तो इसका यदि डेल एच का मान 0 हो तो केपी का कोई यूनिट नहीं होता, कोई भी यूनिट नहीं होता यदि डेल एच का मान 0 हो तो। नेक्स्ट देखिए, यदि डेल एच का मान 1 हो तो केपी का जो मान है वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मैं एटमॉस्फेयर ऐसा लिख देता हूं, ये हो जाएगा 1 है, मतलब वहां 1 लिख देंगे, सीधी बात 1 लिखेंगे, मतलब केपी का मान क्या है, डायरेक्ट एटमॉस्फेयर है। यदि डेल एच का मान 2 हुआ तो केपी का मान जो है क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेयर का पावर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यदि डेल एच का मान -1 हुआ तो केपी का मान क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेयर -1, या इसको लिख सकते हैं 1/एटमॉस्फेयर, ये ऐसा लिख सकते हैं, ये हो गया। यदि डेल एच का मान यदि -2 हो तो केपी का जो मान हो जाएगा वो एटमॉस्फेयर -2, या इसको लिख सकते हैं 1/एटमॉस्फेयर का पावर, ये। तो बहुत आसान है, एकदम सरल है। डेल एच का मान बस हमको रखते जाना है, इतना आसान है, भले लोगों को कंफ्यूज लगता है लेकिन इतना आसान है कि एक एक बार में क्वेश्चन बनता है इनका, और ये एसीएफ का सिलेबस में है। और अदर कंपटीशन एग्जाम में पीएससी हो गया, आपका व्याख्याता का हो गया, अभी जो आया रेंजर का हो गया, मतलब केमिस्ट्री से रिलेटेड जो हर एग्जाम होती है उसमें इस टाइप का क्वेश्चन डाला ही जाता है, निश्चित है। भले लोग बाग इसमें डर जाते हैं कि कैसा टाइप का है, इसको छोड़ के आ जाते हैं, ऐसा लग, लेकिन एकदम बहुत आसान है, एक एक बार में बनता है। अब इसको एग्जाम्पल के माध्यम से मैं बताऊंगा तो और आप लोगों को अच्छे तरीका से समझ में आएगा। कैसे, देखिए वही एग्जाम्पल फिर ले लेता हूं मैं, N2 + 3H2 तो 2NH3 बनाएगा, ये हो गया, तो इसको कैसे लेना, तो वही है सेम, 2 माइनस क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 4 हो गया, मतलब किसमें आ रहा है, ये -2 आ रहा है, -2 आया, मतलब क्या हो जाएगा, केपी का यूनिट क्या हो जाएगा, केपी का यूनिट केपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/एटमॉस्फेयर का स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं केपी इक्वल टू एटमॉस्फेयर, इस टाइप का लिखेंगे इसको। बहुत आसान है एवं बहुत सरल भी है ये, इस माध्यम से बताता हूं। एक एग्जांपल उसका दे देता हूं, इसका PCl5 वाले का, PCl5 का देख लीजिए, PCl3 + Cl2, तो इसका क्या हो जाएगा, 2 - 1 हो जाएगा, 2 माइनस मतलब 1 आ गया, प्लस में आ गया, मतलब केपी का मान, केपी का यूनिट क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेयर हो जाएगा, बस ये। तो बहुत सरल है और इससे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है।
अब नेक्स्ट जो देखते हैं वो इसी में देखते हैं, इससे आगे जो देखते हैं इसको सी मैं कर देता हूं, केसी का यूनिट कर देता हूं, इसको मैं सी कर देता हूं। केसी का यूनिट याद रखिएगा, केसी का यूनिट बहुत सरल है। केसी का यूनिट जो है इसका जो है केसी इज इक्वल टू मोल लीटर -1, ये डेल एच होता है। ये बहुत आसान है, मोल लीटर -1 इनका पूरा एक स्क्वायर क्या हो जाता है, डेल एच होता है। तो वही रूल फिर हम लगाएंगे, डेल एच का जो मान है हम 0 1 2 3 1 2 -1 -2 रखते जाएंगे। तो देखते हैं कैसे होगा। यदि डेल एच का मान हम 0 रखें तो 0 रखें मतलब केसी का मान क्या हो जाएगा, इसका कोई यूनिट नहीं होगा, कोई यूनिट नहीं होगा। यदि डेल एच का मान हम यदि 1 रखते हैं तो केसी का जो मान है वो क्या हो जाएगा, यदि यहां पर 1 रखेंगे, 1 रखेंगे मतलब वही सेम रहेगा, मोल लीटर -1, ये इसका मान सेम रहेगा। यदि डेल एच का मान हम 2 रखते हैं तो केसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल स्क्वायर ये 2 रखेंगे तो लीटर -2, ये हो जाएगा इनका यूनिट जो है। नेक्स्ट देखते हैं, यदि डेल एच का मान -1 रखते हैं तो केसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 करेंगे तो सीधी बात, -1 को यदि इससे करते हैं तो क्या हो जाएगा, मोल -1, लेकिन इससे यदि गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, लीटर +1 हो जाएगा। प्लस को लिख सकता हूं या मैं नहीं भी लिख सकता हूं, याद रखिएगा। यहाँ माइनस बस रहेगा फिर भी चल जाएगा, 1 को लिखने का जरूरत भी नहीं रहता। ऐसा यदि डेल एच का मान यदि -2 हो तो केसी का मान, केसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल -2 और लीटर +2। तो बहुत आसान है, इसको ध्यान रखिएगा। ऐसा क्वेश्चन पूछा ही जाता है और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, छोड़ के आ जाते हैं, लेकिन छोड़ना नहीं है, बहुत आसान है। इससे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है उसको एक आध क्वेश्चन मैं बता देता हूं। एग्जांपल देख लेते हैं, PCl3 + Cl2, इससे यदि क्रिया कराता क्या बनाएगा, PCl5 बनाएगा, ये बना दिया। अब देखते हैं, तो ये 1 है, 1 -2 हो जाएगा, 1 -2 मतलब -1 आ गया, -1 आया मतलब केसी का यूनिट क्या है, डायरेक्ट पूछा। ये रिएक्शन दे देगा और पूछेगा कि इसमें केसी का यूनिट क्या होगा, तो हमारे पास पूरा सूत्र है, हमको याद है कि केसी का यूनिट होता कैसा है। तो -1 आ गया, -1 आ गया मतलब केसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल, यहां तो -1 हो जाएगा और लीटर क्या हो जाएगा, तो ये इसको माइनस यहाँ प्लस लगा सकते हैं, नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा। और एक और एग्जांपल दे देता हूं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड + कार्बन डाइऑक्साइड, इससे यदि मैं क्रिया कराता हूं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा इस टाइप का। तो ये क्या हो जाएगा, इसको तो हमको पता ही है, इसको लेना ही नहीं है, 0 कर दिए, इसको भी लेना नहीं है, 0 कर दिए, क्योंकि क्या है, सॉलिड अवस्था में, सॉलिड अवस्था को इसमें हम लोग नहीं लेते हैं। तो देखिए, तो ये 0 हो जाएगा और इसके पास क्या है, प्रोडक्ट क्या है, 0 हो जाएगा। इसके पास हमारे पास 1 बच गया, तो इसे माइनस करेंगे तो 1, तो इसका -1 आ गया, -1 आया मतलब इसका आंसर भी सेम क्या रहेगा, यही रहेगा। तो बहुत सरल है, और एग्जांपल आप लोग बना के देखिएगा या बुक्स में और बहुत सारे देखे हैं, इस रूल से बनाइएगा, एकदम डेफिनेटली बनेगा। तो याद रखिएगा, बहुत सरल है, इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अब नेक्स्ट जो पार्ट मैं बनाया हूं उसको देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है हर कंपटीशन अकॉर्डिंग एग्जाम में, तो वो है ला सातलई का नियम, ला सातलेई का नियम, या ले सेतलई भी इसको बोलते हैं। इसका नियम से एक ना एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, बहुत सरल है, बस ध्यान दीजिएगा और हर क्वेश्चन इससे बनेगा। कैसे, देखिए, मान लीजिए मैं कोई भी A + B इसको रिएक्शन करा दिया और C + D बना दिया, इस टाइप का। तो इस टाइप के हम रिएक्शन को क्या बोलेंगे, ये इधर से गया, इसको बना लिया, इधर से इसको इधर A B रिएक्टेंट C D प्रोडक्ट बना लिया और C D रिएक्टेंट करके A B करके इधर प्रोडक्ट बना लिया, इस टाइप का।
इस टाइप के जो रिएक्शन होता है इसको साम्य अवस्था बोलते हैं। साम्य अवस्था मतलब ये ना तो अब इधर जा सकता है ना इधर आ सकता है, दोनों तरफ से क्या हो गया, बराबर हो गया। कहने का मतलब ये है, यदि हम ये दो खेत है मान लिए जाए जो जुड़ा हुआ है, इसमें यदि पानी ज्यादा भरा हुआ है, इसमें कम भरा हुआ है पानी, है कि यदि हम इसको बीच से यदि खोल देते हैं तो इसमें का पानी तब तक उसमें जाएगा जब तक दोनों साम्य को स्थापित ना कर ले तब तक। कहने का मतलब है कि दोनों में यदि बराबर पानी भर जाए तो ये फिर एक ऐसा स्थिति आएगा, एक ऐसा समय आएगा कि वहां पर एक दूसरी जगह पानी जाना क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। उसी प्रकार ये ऐसा होता है कि ये एक साम्य अवस्था है। ये क्या है, साम्य अवस्था है। साम्य अवस्था मतलब ना इधर जा सकता है ना इधर आ सकता है। तो लास्ट शास्त्रीय वैज्ञानिक ने यह बताया कि यदि कोई भी रिएक्शन साम्य अवस्था में है तो उसमें क्या क्या देखिएगा, सांद्रता, दाब, ताप या कोई उत्प्रेरक यदि डाल दे तो, सांद्रता, दाब, ताप या उत्प्रेरक कोई भी चीज यदि हम साम्य अवस्था में डाल दें तो साम्य अवस्था क्या हो जाता है, टूट जाता है या साम्य अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। तो इसी को लास्ट शास्त्रीय नियम कहते हैं कि साम्य अवस्था में ताप, दाब एवं ताप को यदि परिवर्तन कर दिया जाए तो साम्य अवस्था भंग हो जाती है। तो उसे क्या बोलते हैं, लास्ट शास्त्रीय का नियम बोलते हैं। बहुत सरल तरीका से बताया हम। अब देखते हैं इसमें कि इससे सांद्रता डालेंगे तो कैसा होगा, ताप बढ़ाएंगे तो क्या होगा, दाब बढ़ाएंगे तो क्या होगा, उत्प्रेरक डालेंगे तो क्या होगा। इसको मैं आपको बैक टू बैक लाइन बार बताता हूं कैसा है, उसको देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं सांद्रता। सांद्रता तो देखिए, यदि कोई भी साम्य अवस्था में सांद्रता यदि मिलाते हैं तो A प्लस बी है, ये C प्लस डी। यदि हम सांद्रता यदि हम रिएक्टेंट तरफ मिलाते हैं, रिएक्टेंट में यदि सांद्रता मिलाते हैं तो उसके अपोजिट साइड गमन करता है। कहने का मतलब यदि हम इधर सांद्रता मिलाएंगे तो जो रिएक्शन होगा वो अग्र दिशा में जाएगा, अग्र दिशा में जाएगा, उधर की ओर जाएगा। कहने के मतलब ये है मेरा, मान लीजिए एक टप है या खेत का एग्जांपल मान लेते हैं, खेत का एग्जांपल मान लेते हैं, वो जो एग्जांपल दिए हैं। यदि दो खेत है ऐसा, दोनों क्या है, साम्य अवस्था में है, इस टाइप का साम्य अवस्था में है दोनों खेत में, ठीक है। यदि हम इस वाले खेत में जो पानी है इसमें हम यदि सांद्रता को इसका बढ़ा दिए तो इसका सांद्रता को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इसका जो है ये अग्र दिशा की ओर गमन करेगा। ये हो गया एक नियम। ये कहता है यदि सांद्रता मिलाएंगे तो अग्र दिशा की ओर जाएगा, और यदि हम इसको इधर यदि मिलाते हैं सांद्रता इस खेत में तो किधर जाएगा, पश्चिम दिशा में जाएगा। बहुत सरल है, देखिएगा पश्चिम दिशा में जाएगा। और नेक्स्ट एक और है, यदि इस खेत के पानी को हम यदि निकालते जाए, इसे यदि एक खेत को पानी को हम दूसरे तरफ से फोड़ दे जाए तो पानी बाहर आएगा। पानी बाहर आएगा तो सीधी बात है, यदि इसमें खाली होता जाएगा तो पानी इधर फिर होगा। तो कहने का मतलब यह है, यदि हम प्रोडक्ट का या दूसरे छोर का यदि कोई भी है मॉलिक्यूल्स है उसको यदि हम निकालते जाते हैं तब भी जो अभिक्रिया है वो अग्र दिशा में ही गमन करेगा, अग्र दिशा में ही जाएगा, पश्चिम में तो नहीं जाएगा क्योंकि भैया अग्र में ही जाएगा सब आके। ये स्टेप है। तो बहुत सरल है, सांद्रता मिलाने से क्या होगा, अग्र दिशा में जाएगा, और जिधर से निकालते जाएंगे तब भी अग्र दिशा में जाएगा। अब प्रोडक्ट की तरफ यदि हम इसका सांद्रता को बढ़ाते हैं तो इधर इस तरफ से आएगा, रिएक्टेंट की तरफ जाएगा। ये हो गया, बहुत सरल है, इसको देखिएगा। दूसरा बताता हूं मैं, ये सांद्रता हो गया। दूसरा हो गया दाब। दाब कैसे करता है देखिए, दाब ये बोलता है कि यदि जिस तरफ का मॉलिक्यूल अधिक हो, जिस तरफ का या रिएक्टेंट तरफ का हो या प्रोडक्ट तरफ का हो, जिधर का मॉलिक्यूल अधिक हो, अधिक आयतन हो,
कहने का मतलब है, मान लिया जाए A1 + 2B, तो इसको मैं प्रोडक्ट निकाल दिया, प्रोडक्ट में यदि मैं 2 कर दिया, 2 प्रोडक्ट बना दिया, ऐसा कर दिया मैं, तो दाब बोलता है, दाब हम अधिक आयतन से कम आयतन की ओर जाता है। तो अधिक आयतन किधर है? अधिक आयतन किधर है? रिएक्टेंट तरफ है। तो यदि हम दाब डालते हैं, कोई भी यदि जो क्रिया हो रही है वो साम्य अवस्था में है, यदि हम उसमें दाब डालते हैं तो अधिक आयतन से कम आयतन की ओर गमन करेगा। जैसे एक गुब्बारा का हम एग्जांपल ले लेते हैं, 2 गुब्बारा को यदि हम जोड़ दिया जाए, बीच के पकड़े हैं, एक तरफ क्या है, कम फूला हुआ है, एक तरफ ज्यादा फूला हुआ है। यदि हम जिधर आयतन ज्यादा है, यदि उधर हम प्रेशर डालें, दबाएं, तो किधर जाएगा? अग्र की ओर जाएगा। जिधर कम है जाएगा उधर जाएगा, सीधी बात। तो लास्ट एथलाई ने ये नियम बताया कि यदि हम दाब के नियम में ये बताया कि जो अभिक्रिया है वो अधिक आयतन से कम आयतन की ओर गमन करेगा। तो ये क्या हो गया? अग्र की ओर जाएगा, इधर दाब अधिक है। बाय द वे, दाब यदि इधर अधिक है, यदि मान लिया जाए ये A है प्लस B है, ये हो गया। अब मान लीजिए प्रोडक्ट 3 प्रोडक्ट बना दिया है कि नहीं, तो इसमें हम यदि दाब डालते हैं तो ये किधर जाएगा? पश्चिम की ओर जाएगा, पश्चिम की ओर जाएगा। तो ये ध्यान रखना है। कहने का मतलब ये है कि जिधर आयतन यदि ज्यादा हो, यदि दाब उसमें डालते हैं तो उसके जस्ट अपोजिट साइड गमन करेगा। तो ये ध्यान रखना है दाब में। नेक्स्ट आ जाते हैं ताप। ताप में ताप क्या कहता है? यदि डेल एच का मान पॉजिटिव है, प्लस में है, मतलब क्या है? ऊष्माशोषी है। क्या है? ऊष्माशोषी है। मैं ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी बहुत अच्छे से बताऊंगा, और ये तो अब ऐसे लिख रहा हूं, बहुत बढ़िया तरीका से बताऊंगा कि उसमें क्वेश्चन आता ही है ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी से। उसमें कैसा क्वेश्चन बजाता आता कैसा है उसको बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा आप लोगों को। यदि डेल एच का मान पॉजिटिव में है तो अभिक्रिया का होगा, यदि उच्च ताप हो तो वो अग्र की ओर जाएगा, और यदि निम्न ताप हो तो पश्चिम की ओर जाएगा। ध्यान रखिएगा, यदि किसमें हो तो डेल एच का मान यदि पॉजिटिव ऊष्माशोषी हो तो उच्च ताप में अग्र की ओर जाता है और निम्न ताप में पश्चिम की ओर जाता है। अब इसी में देख लेते हैं, डेल एच का मान यदि निगेटिव में हो, मतलब ऊष्माक्षेपी हो, ऊष्माक्षेपी हो, तो क्या होता है? उच्च ताप में पश्चिम की ओर जाता है और निम्न ताप में अग्र की ओर जाता है। तो ये जस्ट इसके अपोजिट में हो जाता है। बहुत ही सरल है, और ये सब बताने के बाद मैं आप लोगों को 10 क्वेश्चंस दूंगा या 5 क्वेश्चन दूंगा, उसमें मैं बताऊंगा तो और आप लोगों को डेफिनेटली अच्छे से बन जाएगा। ये बहुत सरल तरीका है। ये है, यदि ताप हो तो क्या हो जाएगा? ये ऊष्माक्षेपी। ये मैं अच्छे से आप लोगों को बता दिया। अब नेक्स्ट जो देखते हैं वो लास्ट बचा उत्प्रेरक। उत्प्रेरक का कैसा प्रभाव पड़ता है उसको देखिए। चौथा क्या हो गया? उत्प्रेरक। यदि साम्य अवस्था में उत्प्रेरक मिला दिया जाए तो, एक लाइन से लिखिएगा, यदि उत्प्रेरक मिला दिया जाए तो इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उत्प्रेरक मिलाने से इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बट ध्यान ये रखना है, उत्प्रेरक मिलाने से इसमें का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लास्ट देखते हैं, इसमें एक बचा हुआ है अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस, यदि अक्रिय गैस मिलाते हैं तो क्या होता है? अक्रिय गैस मिलाते हैं तो ये जस्ट क्या हो जाता है? दाब का उल्टा हो जाता है। दाब का उल्टा हो जाता है। उल्टा हो जाता है कहने का मतलब हमने क्या दाब में क्या पढ़े थे कि अधिक आयतन से अग्र की ओर जाएगा, हो गया, अग्र की ओर जाएगा। लेकिन और मतलब कहने का मतलब है यदि अधिक आयतन से कम आयतन की ओर जाएगा, अग्र तरफ जाएगा। और यदि पश्चिम तरफ कैसे जाएगा कि प्रोडक्ट की यदि आयतन अधिक होगा तब वो क्या हो जाएगा? रिएक्टेंट तरफ क्या होगा? वो पश्चिम की तरफ आएगा। तो ये कहने का मतलब, तो ये दाब का उल्टा है। दाब का उल्टा है। अक्रिय गैस मिलाने से दाब का जस्ट उल्टा होगा। उल्टा होगा कहने का मतलब ये है कि
मान लिया जाए अधिक दाब है, सॉरी अधिक आयतन से कम आयतन, अधिक आयतन से कम आयतन की ओर जा रहा था, दाब बढ़ाने से अग्र की ओर जा रहा था, इधर जा रहा था। बट इसमें जस्ट उसको उल्टा करेंगे। उल्टा करेंगे कहने का मतलब ये है कि इसमें क्या होगा कि कम आयतन से अधिक आयतन की ओर आएगा। इसमें यदि अक्रिय गैस मिलाएंगे तो जो कम आयतन रहेगा तो इधर आएगा, कम आयतन से अधिक आयतन की ओर आएगा। ये है तो दाब का जस्ट उल्टा है। बट यदि दाब स्थिर हो तो, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्थिर दाब हो तो, ये बहुत ध्यान रखिएगा, यदि स्थिर दाब हो तो अक्रिय गैस मिलाने से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये ध्यान रखिएगा, अक्रिय गैस मिलाने से यदि स्थिर दाब हो तो उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये मैंने 5 आप लोगों को बता दिया। लास्ट अतले नियम ने 5 चीजों को बताया है। अब इससे मैं कम से कम 5-7 क्वेश्चन आप लोगों को पूछता हूं, तो क्वेश्चन को आप लोग बताइएगा, ठीक है? मैं क्वेश्चन बता रहा हूं कैसे। हाँ, तो मैंने ये लगभग 7 क्वेश्चन लिखा है। तो इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है लाइस अतले नियम से। तो हमने तो उनका पूरा थ्योरी बता दिया है कि किस टाइप से कैसा होगा, किस टाइप से कैसा होगा। अब उससे क्वेश्चन बना देखते हैं कि कैसा है। तो क्वेश्चन में आंसर हमको ये देना है कि अग्र जाएगा कि पश्च जाएगा कि साम्य रहेगा, ये हमको आंसर देना है। तो कैसे देखिए, H2 प्लस Cl2 रिएक्शन करके 2HCl बनाता है, तो उसमें 1 मोल H2 मिलाने पर क्या होगा, ये पूछा है। 1 मोल H2 मिलाने पर क्या होगा, अग्र दिशा में जाएगा कि पश्च दिशा में जाएगा कि साम्य अवस्था में रहेगा। तो देखिए, हमने सबसे पहले नियम पढ़ा था सांद्रता के नियम से। तो सांद्रता के नियम से जिधर मिलाएंगे तो जिस उसके अपोजिट साइड तरफ गमन करेगा वो। तो क्या पूछे हैं, 1 मोल H2 मिलाने पर, 1 मोल H2 इसका बढ़ा देते हैं, इसका H2 यदि बढ़ाते हैं तो कौन सी दिशा में जाएगा, वो तो अग्र दिशा में जाएगा ना। यदि एक H2 मिला दे तो अग्र दिशा में जाएगा, इधर जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अग्र दिशा, ये हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, N2 प्लस 3H2 रिएक्शन करा के 2NH3 बनाता है। तो उसको दाब बढ़ाने पर, तो दाब में हम ये पढ़े थे कि जिधर आयतन ज्यादा होगा उधर से अपोजिट साइड तरफ जाएगा। तो देखिए, दाब बढ़ाएंगे तो सबसे आयतन किधर है, देखिए 1, इधर 4 है, इधर 2 है, मतलब सीधी बात, दाब बढ़ाएंगे तो किधर जाएगा, ये अग्र दिशा में ही जाएगा। दाब बढ़ा दिए, दाब बढ़ाया मतलब किसमें जाएगा, ये अग्र दिशा में जाएगा। ये है। नेक्स्ट देखते हैं, A प्लस बी रिएक्शन करा के C प्लस डी बनाता है और डेल H का यहां पर मान दे दिया है -3.6। तो पूछा यहां पर उच्च ताप में क्या होगा। तो हमने लास्ट अतलई के नियम ताप वाले में पढ़े थे कि यदि डेल H का मान पॉजिटिव में आता है तो उच्च ताप में अग्र जाएगा और निम्न ताप में पश्च जाएगा। लेकिन यदि डेल H का मान निगेटिव में हो तो उच्च ताप में पश्च दिशा और निम्न ताप में अग्र दिशा। तो क्या है, उसका जस्ट अपोजिट हो जाता है, माइनस में, मतलब डेल H का मान माइनस में, माइनस में मतलब उच्च ताप में क्या हो जाएगा, वो पश्च दिशा में जाएगा, अपोजिट हो जाता है उसको जस्ट। नेक्स्ट देखिए, H2 प्लस Cl2 रिएक्शन का 2H3 मतलब दाब बढ़ाने से क्या होगा, दाब बढ़ाने से। तो दाब बढ़ाने, दाब वाले हमको सबसे पहले आयतन देखना है, किधर आयतन ज्यादा है तो उसके जस्ट अपोजिट साइड में जाएगा। तो देखते हैं इधर कितना 1 और 2 मॉलिक्यूल्स है, इधर भी 2 मॉलिक्यूल्स है। अब कंफ्यूज हो गए हम कि भैया इसको कैसे बनाया, दाब तो दोनों बराबर आ रहा है, दोनों बराबर आ रहा है, मतलब कहने का मतलब ये है ना तो अग्र में जाएगा ना तो पश्चिम में जाएगा, किस में रहेगा, ये साम्य में रहेगा, साम्य अवस्था में रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, A प्लस 2B रिएक्शन करा के C बनाता है या C प्लस D बनाता है, जो भी हो प्रोडक्ट बनाता है। तो अक्रिय गैस मिलाने पर इसमें क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हमने पढ़ा है अक्रिय गैस मिलाने पर ये दाब के जस्ट उल्टा हो जाता है। तो दाब के उल्टा, तो दाब में क्या होता है कि जिधर पर ज्यादा से कम की ओर जाता है, ज्यादा आयतन से कम की ओर जाता है, लेकिन अक्रिय गैस मिलाकर उल्टा हो जाता है, मतलब कम आयतन से अधिक आयतन की ओर जाएगा, मतलब कहने का मतलब ये इधर आएगा, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, पश्च आ जाएगा। ये बहुत सरल है, देखिएगा। नेक्स्ट देखिए, N2 प्लस 3
3H2 रिएक्शन करके क्या बनाएगा, 2NH3 बनाएगा, और डेल H का मान यहां पर देखिए दे दिया है, तो अमोनिया अधिक बनेगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइन याद रखिएगा, अमोनिया अधिक बनेगा मतलब अमोनिया अधिक बनेगा। तो कैसे में अमोनिया अधिक बनेगा, अमोनिया कैसे में अधिक बनेगा, तो देखते हैं। पहला ए ऑप्शन दिया है उच्च दाब पर, तो देख लेते हैं उच्च दाब पर बन रहा है कि नहीं। इधर कितना है, एक 3 एक 4 है, इधर 2 है, मतलब अधिक से अधिक आयतन से कम आयतन को जाएगा, मतलब अमोनिया अधिक मात्रा में बनेगा, मतलब पहला सही है। दूसरा देखते हैं, निम्न ताप पर देखते हैं अमोनिया कैसा बनता है। माइनस में है मतलब डेल H का मान यदि माइनस में हो तो उच्च ताप पर पश्चिम दिशा और निम्न ताप पर अग्र दिशा, है कि नहीं। तो निम्न ताप पर क्या होगा, ये निम्न ताप पर पश्चिम दिशा में जाएगा, पश्चिम दिशा में जाएगा, मतलब ये भी इसका क्या करेगा, ये भी इसका आंसर क्या है, यहाँ पर थोड़ा तो निम्न ताप पर हम इसके नियम से पढ़ा था, डेल H का मान यदि निगेटिव में हो तो यदि उच्च ताप हो तो ओ जस्ट उसको उल्टा हो जाता है, पश्चिम दिशा में, और निम्न ताप हो तो अग्र दिशा, तो निम्न ताप है, निम्न ताप मतलब ये अग्र दिशा में ही जाएगा, अग्र दिशा में जाएगा मतलब अमोनिया अधिक बनेगी, ये भी सही है। नेक्स्ट देखिए, 1 मोल N2 मिलाने पर, तो देखते हैं 1 मोल N2 मिलाएंगे तो अब N2 हमको अमोनिया चाहिए मतलब इधर मिलाएंगे हम, तो 1 N2 मिलाएंगे मतलब इधर सांद्रता जिधर मिलाते हैं उसके जस्ट अपोजिट साइड जाता है, तो इधर 1 मोल और मिलाएंगे तो अग्र दिशा में जाएगा, मतलब अमोनिया अधिक बनेगी, भी सही है। कहने का मतलब इसका सभी सही वाला आएगा आंसर, तो ये सभी क्या है, इसका सही है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, H2 प्लस Cl2 रिएक्शन का 2HCl बनाएगा, HCl अधिक बनेगा, यहाँ पर भी पूछा है HCl अधिक बनेगा, तो HCl अधिक बनेगा तो कैसे बने, देखिए उच्च दाब पर बनेगा क्या, देखिए इधर उच्च दाब की बात आ गया मतलब आयतन देखना, किधर आयतन ज्यादा है, इधर 2 है इधर भी 2 है, मतलब दोनों तरफ इक्वल हो गया, साम्य स्थिति में आ गया, तो उच्च दाब है, तो उच्च दाब पर हम कुछ नहीं कर सकते भाई, उच्च दाब है तो इसको हम कट नहीं बनेगा। अब निम्न दाब है उच्च दाब हो, उससे मतलब नहीं, दोनों तरफ साम्य स्थिति आ जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ का आयतन बराबर है, तो ये भी नहीं आएगा। 1 मोल H2 मिलाने पर, सीधी बात, 1 मोल यदि हम H2 सांद्रता के नियम से 1 मोल यदि H2 मिला दें तो फटाक से अग्र दिशा और बढ़ जाएगा और HCl की मात्रा बढ़ जाएगा, तो ये आंसर सही है, सी आंसर। तो ये है लास्ट सातले के नियम, यहाँ पर समाप्त होती है, बहुत सरल है, लास्ट सातले नियम से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देखिएगा। अब नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट जो आता है वो है साम्य स्थिरांक की गणना करना। स्थिरांक की गणना करना, यह साम्य स्थिरांक की गणना करना, इसको कैसे गणना करते हैं उसको बताना, बहुत सरल तरीका है, एकदम ध्यान से देखिएगा, भले गणित टिप का लगेगा आप लोगों को लेकिन बहुत सरल है। कैसे, देखिए मान लिया जाए N2 प्लस 3H2 2NH3 ये बनाया, तो इसमें 2-3 प्रकार होता है। पहला, इसमें प्रारंभिक मोल कैसे लेते हैं, प्रारंभिक ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, तो प्रारंभिक मोल में क्या करते हैं, कितना इसमें मोल कितने मॉलिक्यूल्स है उसको लेते हैं। तो मैं अभी इसको ABCD में डिनोट कर देता हूं, पहले इसमें कितना है मान लीजिए, इसको मैं A मान लिया, ठीक है, इसको मैं B मान लिया, लेकिन हमेशा प्रोडक्ट को क्या करूंगा, अभी 0 में लूंगा, क्यों, ये प्रारंभिक मोल है, ठीक है, प्रारंभिक मोल में मान लिया जाए, इसको A लिया, इसको मान लिया B, इसको मान लिया 0, प्रारंभिक मोल। नेक्स्ट जो होता है वो साम्य में मोल कितना होता है, साम्य में मोल में क्या होता है, A माइनस X हो जाता है, A जो है A माइनस X हो जाता है, और B जो है B माइनस जितना भी उसका मोल रहे, जैसे 3 है, यहाँ पर 1 ही था तो 1x हो गया, ये B माइनस 3x हो जाएगा, ये इस टाइप का।
और ये जो प्रोडक्ट है वो क्या हो जाता है, मात्र 0 है, इसलिए 2x 2 ये। अब उसके बाद इसमें साम्य में सांद्रता देखते हैं। साम्य में सांद्रता डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है यहीं से, प्रारंभिक मोल इसका क्या होगा, प्रोडक्ट का क्या होगा, H2 का साम्य में मोल क्या होगा, डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछ दिया जा रहा है। साम्य में सांद्रता कुछ नहीं करना है, इसमें क्या करना है, a माइनस एक्स अपन v, इसको क्या करना b माइनस 3x अपन v, इसको क्या करना 2x अपन v। ये क्या हो जाता है, साम्य में सांद्रता। ये हो गया, ये तो मैं ABCD में डिनोट किया था। अब इसी को मैं यदि न्यूमेरिकल में देखता हूं मैं, तो उसका कैसे होता है उसको देखते हैं, फिर गणितीय उसमें बनाएंगे कैसे बनता है। ये हो गया। अब देखते हैं इसमें N2 प्लस 3H2 रिएक्शन करा के 2NH3 बना लिया ये। अब देखते हैं इसमें मॉलिक्यूल कितना है, इसमें कितना है, एक है, इसको मैं क्या मान लिया, एक मान लिया, एक को मैं एक मान लिया। इसमें प्रारंभिक मोल है, प्रारंभिक मोल में मैं इसमें कितना है, 3 है तो 3 मान लिया। लेकिन प्रोडक्ट में क्या रखूंगा, हमेशा क्या करूंगा, उसको 0 मानूंगा मैं इसमें प्रारंभिक मोल में। लेकिन साम्य में मोल देखिए, साम्य में मोल में क्या हुआ था, हम ये देखिए 1 माइनस, इसको 1x लिख सकता हूं ऐसा, यदि 1x नहीं लिखूंगा फिर भी वहां पर क्या 1 है, हो गया। इसको क्या लिख सकता हूं, 3 माइनस 3x, ये इसी टाइप का b की जगह मैं ये जितना जो उनका मॉलिक्यूल्स है उसको लिख लिया, ये 3x। इसको क्या लिखूंगा मैं, अब 2 ही है तो इसको 2x ही लिखूंगा बस मैं। ये इस टाइप का हो गया। अब देखते हैं इसमें साम्य में सांद्रता कैसी होती है। साम्य में सांद्रता, तो साम्य में सांद्रता क्या होगा, 1 माइनस एक्स अपान बी, और ये क्या होगा 3 माइनस 3x अपान बी, ये क्या होगा 2x अपान बी। ये इस टाइप का इसका हो गया। अब ध्यान रखिएगा, इसका अब साम्य स्थिरांक की गणना करना है। तो साम्य स्थिरांक मतलब क्या होता है, केसी। तो हमको केसी का हमको पता है कि प्रोडक्ट को हम हमेशा ऊपर में लिखते हैं और रिएक्टेंट को हमेशा क्या रखते हैं, नीचे में लिखते हैं। हमने इस विषय के बारे में पहले ही बता चुके हैं या पढ़ चुके हैं। तो देखिए ये क्या है, प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट को मैं क्या करूंगा, ऊपर लिखूंगा, तो क्या हो जाएगा 2x अपान बी। ये हम ये भी देखे थे कि इसको बड़ा कोष्टक में घेर के जितना भी इनके मॉलिक्यूल रहेगा उसको हम क्या करते हैं, पावर में लिखते हैं। बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत सरल है एकदम, ध्यान रखेंगे तो। आगे देखिए, अब रिएक्टेंट को नीचे में रखेंगे, तो सबसे पहले ये रिएक्टेंट है, तो 1 माइनस एक्स अपान बी, इसको बड़ा कोष्टक में रख के, इसमें है क्या, नहीं है, एक ही है, मतलब यहाँ एक है, या रख सकते हैं या लिख सकते हैं, या नहीं भी लिख सकते हैं, इसको हटा भी सकते हैं, एक है वहां पर। अब यहाँ पर नेक्स्ट है 3x माइनस 3x अपान v, कितने का है, इसमें 3 का मैं पावर लगा दिया, ये अपना केसी वाला मान आ गया, ये हो गया। आगे मैं यहां से ऐसा यहां बताता हूं, ठीक है, इस टाइप का। आगे देखते हैं, अब आगे, अब ये सब इससे गुणा होगा, तो गुणा होगा तो क्या होगा, इससे भी गुणा होगा, इससे भी गुणा होगा। तो देखिए 2 दूने 4, गुणित गुणा है 2x, तो दो यहां पर 2x है, तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, स्टेप लिख सकता हूं मैं, ये हो गया। गुणित इससे भी होगा तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, ये अपन। अब नीचे से नीचे गुणा करूंगा मैं, नीचे से नीचे यदि गुणा करूंगा तो ये 10 के 10 है, तो इसको मैं एक प्रकार का ऐसा मैं कर सकता हूं, यहां 1x है, इसको मैं v अपान x जैसे इसको लिखे वैसा अलग कर सकते हैं, प्लस इसका 3 इसका निकल जाएगा, ये इस प्रकार का। तो हमेशा जब घात दोनों घात में होता है और ये दोनों गुणक बीच में होता है, इसका घात जुड़ जाता है, तो इसको एक प्रकार का मैं v4 ऐसा लिख सकता हूं, हो गया गुणा। देखिए उसके बाद यहां पर तो एकम ही है, तो 1 माइनस एक सही बचा यहां पर। अगला देखिए, इसमें देखिए यहां पर 3 तिया बोलता हूं, अब यहां पर है तो 3 बार गुणा होगा, 3 गुणित 3, 3 गुणित 3, 3 तिया 9 और 9 तिया क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा, 27 ये। अब अंदर में क्या बच गया, अंदर में क्या बच गया 1 माइनस एक्स, कितने बार 3 बार बच गया यहाँ पर, तो टोटल 3 बार बच गया, तो 3 बार यहाँ है और 1 बार यहाँ है, तो 4 बार हो गया वो, ठीक है।
तो नेक्स्ट में इसको ऐसा लिख सकता हूँ 4x²। इसको क्या करूंगा मैं, 4 है यहाँ पर तो 2 को यहाँ पर काट दूंगा, ये 2 और इसमें का 2, तो v² बच गया। तो v² जब बचता है तो इसको ऊपर में कन्वर्ट कर देता हूँ, v² इसको ऊपर में लगा देता हूँ, नीचे जो बचा है उसको ऊपर लगा देता हूँ। उसके बाद 27 को मैं पहले लिख दिया। उसके बाद हमारे पास कितना बच गया, ये 1 - x कितना 4 बार हो गया, तो 1 - x कितना बच गया, 4 बच गया। तो यही इसका आंसर आ गया। बहुत सरल है, बस थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। ये थोड़ा सा आपको लंबा लगा लेकिन बहुत इजी है, स्टेप टू स्टेप बनते जाएगी, ये बहुत सरल है। एक एग्जांपल के माध्यम से आप लोगों को और बताऊंगा इसको, एक बस एग्जांपल और बताऊंगा इसका। इसका PCl5 PCl3 प्लस Cl2 इस टाइप का प्रारंभिक सांद्रता में क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये प्रारंभिक सांद्रता, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। प्रोडक्ट जो है हो गया, ये क्या हो गया, प्रारंभिक मोल हो गया। और ये क्या है, साम्य में मोल। साम्य में मोल, साम्य मोल में क्या हो जाएगा, 1 - x हो जाएगा ये, और ये इसके पास x ही है इसलिए इसको x लिख सकता हूं, इसके पास 1 है इसलिए इसको भी x लिख सकता हूं। ये स्टेप हो गया। अब क्या है, साम्य में सांद्रता, साम्य में सांद्रता 1 - x/v, अब ये x/v और ये x/v, ये इस टाइप का लिख सकता हूं। अब इसमें डायरेक्ट मैं क्या करूंगा, केसिस, अब गणना करूंगा साम्य स्थिरांक का। तो एकदम सरल है, देखिए पहले मैं किसको उठाऊंगा, प्रोडक्ट को उठाऊंगा। प्रोडक्ट उठाऊंगा मतलब x/v, इसको मैं क्या करूंगा, ये 2 बार है तो 2 बार इसको कर सकता हूं मैं, ये हो गया। नीचे में क्या है, 1 - x/v, ये स्टेप ला के मैं यहां पर रख दिया, ये हो गया। अब देखिए इसको इससे गुणा करूंगा और इसको इससे गुणा करूंगा, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये 2x² यहां पर हो जाएगा, 2x² यहां पर हो गया, और ये गुणित v² यहां पर हो गया, हो गया। अब देखते हैं, ऊपर एक v है और नीचे एक v है, तो एक v कट जाएगा, ठीक है। तो ये ऊपर का बच गया, इसलिए मैं, अच्छा इसको मैं डायरेक्ट पहले लिखने पड़ता हूँ, 1 - x/v हो गया ये। नेक्स्ट में क्या करूंगा, इधर एक v है, मतलब कहने का मतलब इसको मैं इस टाइप भी लिख सकता हूँ, सॉरी एक ही v है तो ये इस टाइप का, कहने मतलब यहाँ पर इस टाइप लिखूंगा तो एक है तो एक बार इससे गुणा होगा और एक बार इससे गुणा होगा, तो इससे एक बार इससे गुणा करके रख दिया, एक बार इससे गुणा कर दिया मैं, ये तो ये नीचे एक v और ऊपर एक v कट जाएगा, एक v कट जाएगा, लेकिन ऊपर का हमेशा हम क्या करते हैं, नीचे में रखते हैं, मतलब 2x/ ये x² रहेगा प्लस 1x/ यहाँ पर गुणा करके v हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। बहुत सरल है और एकदम सटीक है, इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो ये बहुत आसानी से बनाने का तरीका है, डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन पूछता है और इसको निकालने के बाद इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बहुत इजी है और बहुत सरल है। अब नेक्स्ट देखते हैं, एक और से क्वेश्चन आता है, उसको अगले टॉपिक में देखते हैं कैसा। नेक्स्ट देखते हैं, अब साम्य में कुल मोलों की संख्या, बहुत सरल है। अब साम्य में कुल मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं, बहुत सरल है, इजी है, हम अभी पढ़ चुके हैं, उसी में से निकालना और कुछ नहीं है। जैसे देखिए N2 + 3H2 2NH3 ये पढ़े थे, तो हमने प्रारंभिक सांद्रता क्या निकाली थी, प्रारंभिक मोल क्या निकाला था इनका, ये 1 है, ये 3 है, ये 2 है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे थे, साम्य में मोल, साम्य में मोल, ये देखिए, तो यही देखना है साम्य में कुल मोलों की संख्या, तो साम्य में मोल हमको निकालना है। तो देखिए 1 - इसको x कर सकता हूं, इसको 3 - 3x कर सकता हूं, इसको 2x, जस्ट वही करना है, अब कुछ नहीं करना है हमको। आगे सांद्रता तो नहीं बोला है, हमको बोला क्या है कि साम्य में कुल मोलों की संख्या, तो साम्य में मोल कुल इनका कैसे निकालते हैं, देखिए इसको टोटल जोड़ देते हैं और फिर जो बचेगा उसको घटाएंगे। देखिए कैसे, 1 - x प्लस 3 - 3x ये हो गया, प्लस 2x, इस टाइप के इसको जोड़ते हैं फिर इससे घटाते हैं, उसको कैसे, एकदम सरल, इस पूरा ट्रिक माध्यम से देखिए कैसे। पहले हम माइनस वाले को देख लेते हैं, किसको, रिएक्टेंट वाले को, रिएक्टेंट वाले को पहले देखेंगे हम। तो देखिए 3 और 1 4,
माइनस 3x और x कितना हो गया टोटल 4x हो गया, यहाँ पर 4x हो गया है कि नहीं। अब 4x हुआ, लेकिन इनको क्या करेंगे, प्रोडक्ट के जितना भी रहेगा उसको घटा देंगे x को, तो कितना है 4x हमारे पास है, 2x घटाएंगे कितना बनेगा 4 माइनस 2x बचेगा, 4 माइनस 2x, यही इसका आंसर है। बहुत इजी और एकदम सरल है। एक और एग्जांपल से आप लोगों को बता देता हूं, 2SO2 प्लस O2, ये तो इसको बता देता हूं मैं 2SO3, ठीक है, ये इस टाइप का, इसको 2SO3। अब इसमें देखते हैं, 2 हो गया, ये 1 हो गया, यहां पर 2 हो गया। अब इसका निकालेंगे तो 2 माइनस 2x, इसका क्या होगा 1 माइनस x हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा ये। अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे, अब इन दोनों स्टेटमेंट इसमें ले लेते हैं किसको, रिएक्टेंट को। तो देखिए 2 और 1 3, और 3 और 1 2 और 1 3, तो 3x हो जा रहा है यहाँ पर 3x। हमारे पास ऑलरेडी क्या है 2x माइनस करना है, तो 2x माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा 3 माइनस x, इसका आंसर बच जाएगा ये। बहुत इजी है, बहुत आसान है, बहुत इजी है, ठीक है। तो ये सामने में कुल मोलों की संख्या इस टाइप से ज्ञात किया जाता है। और अगला मैं देखता हूं, अगला एक और बचा है, लास्ट टॉपिक है, इसमें एक लास्ट बचा टॉपिक है सक्रिय मात्रा ज्ञात करना, सक्रिय मात्रा उसकी गणना करना। बहुत आसान है, देखिएगा नाम से समझ आता है। सक्रिय मात्रा मतलब कहने का मतलब, कोई मान ले हमारे पास 1 लीटर कोई भी एक सॉल्यूशन है, 1 लीटर सॉल्यूशन है, उस 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर सॉल्यूशन में विलेय पदार्थ, उस विलेय पदार्थ को यदि हम, भाई कोई भी विलेय पदार्थ ग्राम में रहेगा, तो 1 लीटर सॉल्यूशन में विलेय पदार्थ का कितने ग्राम उसमें सक्रिय, ये देखना है। किसको देखना है, विलेय पदार्थ का। मान लिया जाए 1 लीटर पानी है, ठीक है, उसमें क्या करेंगे, हमारे पास ग्राम में शक्कर रखा हुआ है, तो उस शक्कर को डालते हैं, तो उस शक्कर के जो कितने ग्राम अणु सक्रिय है, सक्रिय मात्रा में है, उसी को क्या करेंगे, सक्रिय मात्रा की इसमें हम क्या करेंगे, गणना करेंगे। तो सक्रिय मात्रा उसी को बोलते हैं कि 1 लीटर सॉल्यूशन में विलेय का कितने ग्राम अणु उसमें क्या है, सक्रिय है, यही उसको ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, सक्रिय मात्रा का गणना करते हैं। इसका जो सूत्र जो होता है, सक्रिय मात्रा इक्वल टू WB इक्वल टू M इक्वल टू वैल्यू। कहने का मतलब ये है कि ये इसका जितना भी जो ग्राम में दिया रहेगा विलेय, उसका मात्रा है, ये उसका अणु भार है, किसका, जो भी पदार्थ दिया रहेगा उसका अणु भार है, और कितने मात्रा में रहेगा उसका क्या है, वॉल्यूम है वो। ये बहुत आसान है। जैसे 6.3 ग्राम HNO3 को 1 लीटर विलियन में घोलने पर उसका सक्रिय मात्रा कितना है, ये पूछा जाता है। 6.3 ग्राम HNO3 को 1 लीटर विलियन में घोलने पर सक्रिय मात्रा क्या है, कुछ नहीं, सूत्र में रखते जाएंगे। सक्रिय मात्रा का सूत्र देखिए, W इसका ग्राम HNO3 का क्या विलेय का कितने ग्राम में है, 6.3 ग्राम, प्लस इसका अणु भार कितना होता है, 63 होता है, ये लिस्ट आप लोग देख लीजिएगा, 63 होता है, प्लस कितने में बोला है, वैल्यूम कितना है, 1 लीटर में घोला हुआ है। 1 लीटर में घोला, इसको कटाते कैसे है, देखिए यदि इसको हम दशमलव को हटाएंगे तो नीचे में 0 लगाना पड़ता है, तो यदि 63 है, ये 63 हो जाएगा, उड़ित ये 10 हो जाएगा, 63 एकम 63, 63 एकम 63 कट जाएगा, तो 1/10 आया, 1/10 मतलब 0.1, ये 0.1 इसका क्या आ गया, सक्रिय मात्रा आ गया। तो ये बहुत आसान है और बहुत सरल है। जैसे ग्लूकोज में देख लेते हैं, मान लीजिए 18 ग्राम ग्लूकोज 1 लीटर में घुला हुआ है, 1 लीटर में घुला, 18 ग्राम ग्लूकोज कितने में घुला हुआ है, 1 लीटर में घुला हुआ है। 1 लीटर में घुला हुआ है मतलब क्या करेंगे, 18 बटे कितना होता है इसका, 180 होता है ग्लूकोज का अणु भार, 1 लीटर में घुला हुआ है। 1 लीटर घुला मतलब 18 से ये कट जाएगा, तो यहाँ पर 10 बच जाएगा, तो 1/10 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा इसका भी। तो सक्रिय मात्रा कितना आ जाएगा,
0.1 आ जाएगा। तो ये बहुत आसान है, इस टाइप क्वेश्चन आप लोग बना के देखिएगा, बहुत आसान है। नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे तो हमारा और कुछ टॉपिक छूटा हुआ है, जैसे जो मेन टॉपिक है हमारा उत्क्रमणीय अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, मंद अभिक्रिया, तीव्र अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, जो हमारे एसीएफ के सिलेबस में है, उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कराऊंगा। तब तक के लिए ध्यान दीजिएगा, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, घर में रहिए। थैंक यू।